आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है जर्मनी के इतिहास में जो इनोवेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जर्मनी में जब यहूदी लोग रहते थे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उस समय उनके जो डिफेंस और रिसर्च का क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। वहाँ पे नई चीज़ें आ रही थी, जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ। जर्मनी में विमान क्षेत्र की क्रांति आई। सबसे पहले इसमें मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा आपको। होटन 229 ये एक स्टेल्थ फ्लाइविंग विमान था। इसकी जो रफ्तार थी वो दुश्मन देशों से 100 मील पर आवर ज़्यादा थी। जो आज का अमेरिका ने B2 बॉम्बर बनाया ना, वो इसी की कॉपी है। जो आज का B2 बॉम्बर है अमेरिका के पास। दूसरा है सरीन गैस। सरीन गैस एक ऐसी गैस थी जिसको जिसको बनाने में जर्मन वैज्ञानिकों को काफ़ी समय लगा। और इसके साथ एक नई गैस बनी थी, इसको बोलते हैं टैबून। ये जो समय था बनने का इनका 1938 से लेके 1939 का। अब कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। फ्रिट्ज बॉम्ब को आज भी सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये दुनिया में ऐसा बॉम्ब है कि इसके लेवल का बॉम्ब आज तक बना नहीं है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पे आते हैं। फर्स्ट इसका जो भाग है वो है मेडिकल एक्सपेरिमेंट का काम। इसमें हाइपोथर्मिया एक्सपेरिमेंट होते थे। जर्मन पायलटों और सैनिकों को कड़ाके की ठंड और बर्फीले पानी से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते थे उन लोगों पर जो कि या तो कैदी होते थे या फिर जर्मनी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन जीवित होते थे। ये टेस्ट जीवित लोगों पर किए जाते थे। इनके ऊपर घंटों तक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इसके अलावा इनको पानी में डुबा कर भी रखा जाता ताकि देखा जा सके कि वैज्ञानिक इनका डेटा कलेक्ट करते, फिर उससे उनको इन्फॉर्मेशन और मिलती थी। फिर उससे जो वैज्ञानिक है वो शरीर किस तापमान पर काम करना बंद कर देता है, और उन्हें होश में लाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी किया जाता था। मतलब ऐसे सोचिए कि आप एक इंसान को आपने बर्फ़ के अंदर डाल दिया है और थोड़ी देर में आपको या कुछ घंटों में आपको उस पर गर्म पानी डालना है, तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक चीज़ थी। दूसरी है दबाव और ऊंचाई के प्रयोग। जर्मन जो वैज्ञानिक थे और पायलट्स थे, उनकी वायुसेना जिन्हें लुफ्तवाफे भी कहा जाता है, उनके लिए टेस्ट विशेष रूप से किए जाते थे। अगर बहुत ऊंचाई पर उनका जो एयरक्राफ्ट है, जहाज है, वो क्रैश हो जाता है तो उनके शरीर के ऊपर कैसा दबाव पड़ता है, या इंसानी शरीर को कितनी हवा सहन कर सकती है। मतलब आप जब हवा में होते हैं ना, तो उस वक्त आपको कितनी हवा की ज़रूरत है, और इंसान का जो शरीर है वो हवा में कितना दबाव झेल सकता है। ये ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये मुख्य रूप से जेल के कैदियों पर किए जाते थे, जो लो प्रेशर चैम्बर में बंद करके उनके जो फेफड़े होते थे उनसे धीरे धीरे हवा खींची जाती थी। अब इसमें कई बार ऐसा होता था कि कई बार कैदियों के फेफड़े और दिमाग फट जाते थे। जब आप किसी इंसान से धीरे धीरे उसकी ऊर्जा या ऑक्सीजन को धीरे धीरे खींचोगे, या उसके ऊपर किसी मशीन से प्रयोग करोगे, तो उसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, या कह सकते हैं जो सांस लेने का सिस्टम है पूरा, वो कई बार फट भी जाता है, दिमाग और फेफड़े मुख्य रूप से। अब इसमें एक प्रमुख नाम आता है वैज्ञानिक का, जोसेफ मेंगले। इसे द एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऑशविच कैंप का यह डॉक्टर था जो कि जुड़वा बच्चों पर रिसर्च करने के लिए, मतलब एक तरीके से बदनाम था, और वो बच्चों की आँखों आँखों का जो रंग है वो बदलने के लिए उनके ऊपर सीधे केमिकल टेस्ट भी करता था।
इंजेक्शन भी कई बार उनमें लगा दिए जाते थे, या दो जुड़वा बच्चों के आपस में मिलकर देखने से क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, उस चीज़ को देखता था। भले ही वो बच्चा जिंदा रहे या नहीं रहे। इसको जोसेफ मेंगले को आप कह सकते हैं। इसका एक नाम है जो मैं भूल गया हूँ, आपको मैं कमेंट में ज़रूर नीचे बताऊंगा। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समुद्री पानी और जहर के टेस्ट। अ, जो जर्मन मशीनरी थी, या जो जर्मनी का सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। उनके पास एडवांस इक्विपमेंट थे। उस वक्त माना जाता था कि जो जर्मनी की व्यवस्था है या जर्मनी का जो इनोवेशन लेवल है, वो अमेरिका और दूसरे कंट्री के लेवल से 100 साल आगे। और ऐसा था भी, वाकई में ऐसा था। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ते हैं। कैदियों को हफ्तों तक सिर्फ समुद्र का खारा पानी पिलाया जाता था ताकि उन्हें जिंदा रखा जाए, ताकि नेवी जो उनकी जो नेवी है, जर्मन की नेवी, उन पर ये फार्मूला कुछ काम कर सके। इसके अलावा तरह तरह के गुप्त जहर उनके शरीर में डाल दिए जाते थे, जिससे कि उसमें कुछ बदलाव हो सकते, या उनकी जो एक्सपेरिमेंट जो चीज़ें, उस चीज़ों को नोट किया जाता था। इसमें जो भाग 2 है उसमें पढ़ेंगे हम सोवियत संघ का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन ओसा ओसावाकिम। एक ही रात में यूएसएसआर ने 22 अक्टूबर 1946 की रात को बंदूक की नोक पर करीब 2,500 से ज़्यादा जर्मन इंजीनियरिंग और वैज्ञानिकों के परिवारों को अ, उठा लिया। मतलब उनसे कह सकते हैं आप, अपहरण कर लिया या ज़बरदस्ती उनका पलायन कराया गया। इसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया था। दूसरी दूसरी पॉइंट इसमें कि ट्रेन से सोवियत संघ तक इन्हें पहुंचाया गया। जो इनकी रवानगी हुई थी पूर्वी जर्मनी से सोवियत संघ के अंदर, इन सभी लोगों को कुछ ही घंटे दिए गए थे ताकि ये अपना सामान बांध सके और जो जर्मन नॉलेज है उसको सोवियत संघ अपने तरक्की में शामिल कर सके। जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे या इंजीनियर थे सोवियत संघ के देश के अंदर, तो उन्होंने उन्हें वापस लौटने की अनुमति दी। तो ये चीज़ बहुत संतुष्टि वाले कि आपने एक देश के नागरिकों को कुछ समय अपने के लिए अपने फ़ायदे के लिए रखा और बाद में वापस कर दिया। ये मानवता को दर्शाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई देश ऐसा नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने जो एक हिसाब से ऑपरेशन पेपर क्लिक में जर्मनी के डॉक्टर और जो उनके इंजीनियर थे उनको अगवा कर लिया, या उन्हें रिश्वत भी बहुत दी और उनको नौकरी भी बहुत अच्छी दी उसमें, क्या बोलते हैं, अपने कंट्री में। इससे जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जो जर्मन नॉलेज थी, वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच गई। आज पे देखेंगे जो आप अमेरिका के वेपन है वो जर्मनी की ही कॉपी है, और जर्मनी की नॉलेज से ही वो बने हैं। तो जर्मनी ने एक हिसाब से अमेरिका के जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम है उसको डेवलप किया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब ज्ञान ही आपकी शक्ति बन जाता है तो कहते हैं कि बंदूक की गोली भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अमेरिका का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अ, आज हमने ये पढ़ा कि जो जर्मन वैज्ञानिक थे या उनको रेस्क्यू करने का सिस्टम था वो कैसे किया गया। बाद में उनको अमेरिका ने तो उन्हें लौटाया नहीं, पर रूस ने तो उन्हें वापस लौटा दिया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनके परिवार वहाँ पर जर्मनी में रहते थे। सो कल जो वीडियो आएगी वो इसी का एक छोटा हिस्सा होगी, ऑपरेशन पेपर क्लिप।